नमस्कार, मैं रविश कुमार। अगर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को सरकारी जांच एजेंसियों के कामकाज की रिपोर्ट मान ली जाए तो भारतीय जांच व्यवस्था की जर्जर हालत नजर आती है। सीबीआई, प्रत्यर्पण निदेशालय यानी ईडी और पुलिस, चीफ जस्टिस की इन टिप्पणियों से पहले से आप जानते हैं कि पुलिस और ये जांच एजेंसियां किसी बेकसूर को फंसाने और फंसे हुए कसूरवार को बचाने के खेल में कितनी आगे हैं। इन सब के पीछे राजनीतिक प्रभाव के अलावा करोड़ों रुपए के कारोबार का भी प्रभाव है और इन दिनों एक नया प्रभाव जुड़ गया है, धार्मिक प्रभाव। धर्म के नाम पर थाने को घेर लेना नया चलन हो गया है, जिसका असर एफआईआर में लगने वाली धाराओं में भी साफ साफ देखा जा सकता है। सरकार में बैठे राजनेता पुलिस के जरिए किसी को फंसाने का खेल खेलते हैं तो पुलिस खुद से भी दूसरों को फंसाने के काम में लगी रहती है। आतंक के मामलों में तो यह खेल ही हो गया है। कई ऐसे मामले पेश किए जा सकते हैं जिसमें पुलिस ने असली आतंकवादी को कभी नहीं पकड़ा, लेकिन तरह तरह की थ्योरी की सप्लाई कर मीडिया के जरिए किसी बेकसूर को आतंकवादी बना दिया। 26 अगस्त के प्राइम टाइम में हमने जोशी जोसेफ की किताब द साइलेंट कू का जिक्र किया था। इस किताब में जोशी बता रहे हैं कि देश भर में फैले गैर सैनिक तंत्र के भीतर किस तरह की क्रूरता हो रही है। अपने पॉलिटिकल मास्टर और मीडिया को खुश करने के लिए कितनी आसानी से किसी बेगुनाह को आतंकवादी बताकर 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता है। इस किताब में कई पुलिस अफसरों के नाम हैं जिन्हें मीडिया अक्सर जेंटलमैन और सुपर कॉप की उपाधि से आपके बीच में हीरो बनाता है। मीडिया के ये हीरो अफसर किसी बेकसूर को टॉर्चर देने के मामले में हर डिग्री से ऊपर हैं। भारत पुस्तक भंडार से हिंदी में छपी बाइज्जत बरी नाम की किताब में पत्रकार मनीषा भल्ला और डॉक्टर अलीमुल्लाह खान ने मोहम्मद हुसैन फाजली, रहमाना यूसुफ फारूकी, सैयद वासिफ हैदर, मुमताज अहमद, अब्दुल मुबिन की कहानियों को दर्ज किया है, जिन्हें पुलिस ने यातनाएं दी, मीडिया के जरिए दुनिया के सामने आतंकवादी बता दिया और फिर इनके और इनके परिवार के शरीर और जहन पर गहरे दाग छोड़ दिए। जोशी जोसेफ की किताब इन्हीं सब प्रसंगों के हवाले से बता रही है कि कैसे सुपर कॉप और जेंटलमैन कॉप कहे जाने वाले अफसर आराम से अपनी जिंदगी में ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाते हैं। उन्हें ऐसा करने में कोई अपराध बोध नहीं होता, जबकि बेकसूर होकर भी लोग अपराधी की तरह पूरी जिंदगी अपराध बोध में जीते हैं। फारोस प्रकाशन से छपी राजीव यादव और शाहनवाज आलम की यह किताब ऑपरेशन अक्षरधाम का एक एक पन्ना सेहरा देता है। झूठे आरोप में किसी को 11 साल जेल में बिताना पड़ता है। स्पीकिंग टाइगर से छपी फ्रेम्ड एज ए टेररिस्ट में मोहम्मद आमिर खान ने पूरा किस्सा बयां किया है कि कैसे 14 साल लग गए बेगुनाह साबित करने में, जिसे मीडिया और पुलिस ने पहले ही दिन आतंकवादी बता दिया था। यह किताब अंग्रेजी में है, लेकिन पुलिस की यातना आप किसी भी भाषा में समझ सकते हैं। मनीषा सेठी की किताब है काफका लैंड, प्रेजुडिस, लॉ एंड काउंटर टेररिज्म इन इंडिया। अब्दुल वाहिद शेख की किताब बेगुनाह कैदी आप पढ़ सकते हैं। वे खुद मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के आरोपी बनाए गए थे और कई साल जेल में रहने के बाद बेगुनाह साबित हुए। अब वे बाकी आरोपियों के पक्ष में अभियान करते हैं अपने किताब और यूट्यूब चैनल के जरिए। इनके चैनल का नाम है एक्विट अंडर ट्रायल। यह पता चलेगा कि आतंकवाद के नाम पर असली आतंकवादी की जगह आम बेकसूर लोग पकड़े गए और उन्हें यातनाएं दी जा रही हैं। हिंदी प्रदेश के युवाओं और खासकर रिटायर्ड लोगों के दिमाग में आतंक के नाम पर हिंदू मुस्लिम डिबेट का भूसा भर दिया गया है। इन किताबों का जिक्र इसलिए किया ताकि आप खुद पढ़ें, अपने परिचित पुलिस अफसर को पढ़ने के लिए तोहफे में दें। अगर पुलिस अफसरों के बच्चे आपके दोस्त हैं तो उन दोस्तों को पढ़ने के लिए दीजिए। अगर पुलिस अफसर के बच्चे ये किताब पढ़ें तो अपने सुपर कॉप डैड, बाबूजी नहीं, सुपर कॉप डैड से जरूर पूछें कि आपने अपने करियर में कितनों को फंसाया है, कितनों को टॉर्चर किया है। ये एक या दो घटनाएं नहीं हैं, बल्कि पूरा पैटर्न है और इसके शिकार आतंक के नाम पर मुसलमान ही नहीं, तमाम आम नागरिक हैं जिन्हें आप हिंदू, दलित, सवर्ण, पिछड़ा और आदिवासी कहते हैं। कोई नहीं बचा है, सिर्फ वही बचा है जो वर्दी में है और जिसने ये काम किया है। किताबों का जिक्र इसलिए भी किया कि पुलिस की यातना और दुस्साहस को आप 1-2 लाइन की टिप्पणी से नहीं जान सकते।
पढ़ना पड़ेगा और जानने के लिए मेहनत करनी होगी। तभी आप समझ सकेंगे कि सिनेमा जिस पुलिस अफसर की बुरी कल्पना को गढ़ता है, असली पुलिस के ये कारनामे उस बुरी कल्पना से भी बदतर हैं। फिल्मों में पुलिस का किरदार जिसे आतंकवादी समझकर पकड़ रहा होता है, असली जीवन में पुलिस को असली आतंकवादी की भनक तक नहीं होती और किसी बेकसूर को आतंकवादी बताकर एनकाउंटर कर रहा होता है। जोशी जोसेफ, मनीषा भल्ला, अलीमुल्ला खान की किताबें यही सवाल उठाती हैं। जिन पुलिस अफसरों को सजा मिलनी चाहिए, उन्हें प्रमोशन मिल जाता है। यह खेल धर्म के नाम से निकलकर जाति की सुरंग में भी खेला जाता है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन कांड को भुला दिया गया, मामूली बात थी। मोबाइल फोन बेचने वाले जयराज की इंस्पेक्टर बालाकृष्णन से बहस हो गई। बालाकृष्णन और उसके साथी 58 साल के जयराज और उनके बेटे बेनिक्स को उल्टा कर, नंगा कर मारने लग जाते हैं। थाने में रात भर मारते हैं। 3 दिनों के बाद बेटे और बाप की मौत हो जाती है। हमने पूरी कहानी का 1% से भी कम बताया है। 29 जून 2020 के प्राइम टाइम में आप पूरी घटना के बारे में जान सकते हैं। YouTube पर मौजूद है। जब आप सिस्टम को एक नागरिक की नजर से देखेंगे, झांक कर देखेंगे, तो पता चलेगा कि यह कितना भयावह है। हर जाति धर्म के गरीब लोग इसकी चपेट में हैं। चीफ जस्टिस एनवी रमना यही बात कह रहे हैं। पिछले कई सालों में ऐसी कई किताबें, ऐसे कई डॉक्यूमेंट सामने आए हैं जो कि खुलासा करते हैं कि किस तरह से पुलिस फोर्सेस, पुलिस अलग अलग एजेंसीज ने, चाहे वो महाराष्ट्र की ATS हो, चाहे दिल्ली की स्पेशल सेल हो, चाहे यूपी की STF हो, किस तरह से उन्होंने निर्दोषों को फर्जी मामलों में फंसाया। मीडिया में लगातार इस तरह की खबरें आती रहती हैं, अभी भी फ्रंट पेज पे छपती रहती हैं, अभी भी कई चैनल्स उसको ब्रेकिंग न्यूज करके चलाते रहते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। कभी आज तक हमने नहीं सुना कि किसी पुलिस अफसर को या किसी मीडिया कर्मी को या किसी न्यूज चैनल के मालिक को या सीनियर एडिटर को के ऊपर कभी कोई कार्रवाई हुई हो लोगों को, निर्दोष लोगों को फंसाने में या उनके बारे में फर्जी खबरें चलाने में। तो जवाबदेही जब तक नहीं होगी तब तक हम नहीं देख पाएंगे इस तरह का कोई चेंज या कोई बायस में सुधार। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि मैकेनिज्म ही नहीं है कोई इसको एड्रेस करने के लिए। अगर आप देखें तो अगर निर्दोष लोग छूट के आते हैं तो उनके पास तो ऐसा नहीं है कि पुलिस महकमा अपने आप खुद ब खुद कोई कदम उठाएगा जैसा कई देशों में होता है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई निर्दोष छूटा है तो उसको वापस खुद ही अपना केस दोबारा से लड़ना पड़ेगा और उसमें कभी कुछ मिलता नहीं है। जैसे कि हम देखें अक्षरधाम मामले में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो कन्विक्शन था कई लोगों का वो परवर्स है, अनरीजनेबल था, और पूरे मामले को उन्होंने बहुत ही लताड़ा पुलिस को भी और लोअर कोर्ट्स को भी जिन्होंने सजा दी थी अक्षरधाम मामले में। लेकिन अब पुलिस अफसरों को तो छोड़िए सजा मिलना, लेकिन उनको कोई सिविल रेपरेशंस, कोई कॉम्पनसेशन तक नहीं मिला। तो हमारे यहाँ कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ही नहीं है जिसके तहत हम इस पूरे मामले को एड्रेस कर सकें। और आप देखेंगे जब बरी भी किया जाता है तो बहुत कम ऐसे जजेस हैं जो कि खुल करके ये बात बोलते हैं कि ये मामला फर्जी है और पुलिस ने फंसाया। बहुत कम मिलेगा, जबकि ऑन द फेस ऑफ इट वो बहुत क्लियर है कि किस तरह से पुलिस फंसा रही है। आप देखें मोहम्मद आमिर खान, जिनके ऊपर 19 केस लगे, वो 14 साल तक जेल में रहे। आप उनके डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये केस बना कैसे, लेकिन उनको बरी करते वक्त भी उनके जजमेंट्स में ऐसा नहीं लिखा गया कि ये मामले में निर्दोष को फंसाया गया। तो हम देखते हैं कि जजेस कतराते हैं जहां वो बोलते भी हैं, जैसे कि धौलकुआं एनकाउंटर केस में, जिसमें इनफैक्ट जो हाईकोर्ट के जज भट्ट, उन्होंने ये बोला कि पुलिस ने ये पूरी कहानी, धौलकुआं एनकाउंटर केस के बारे में उन्होंने बोला कि पूरी कहानी मनगढ़ंत है, पुलिस दफ्तर में बैठ करके लिखी गई है। और उन्होंने रेकमेंड किया, उन्होंने बोला कि जो पुलिस वाले इसमें लिप्त हैं उनके ऊपर FIR हो, उनके ऊपर केस चले, लेकिन वो नहीं हुआ। तो पूरा जो महकमा है, जो पूरा तंत्र है, वो मिल करके ये प्रयास करता है कि ना कोई कॉम्पनसेशन मिल पाए, ना किसी निर्दोष जिसने फंसाया हो पुलिस अफसर ने निर्दोष को, उसको कोई सजा मिले। तो जब तक ये नहीं होगा तो सुधार या बदलाव की हम उम्मीद नहीं कर सकते। आम लोगों को एक और तरीके से टॉर्चर करती है, प्रभावशाली को बचाने में लग जाती है और उनके बदले आम आदमी को डराने लग जाती है। इसी यातना से तंग आकर सुप्रीम कोर्ट के सामने बलात्कार की एक पीड़िता और उसके साथी ने खुद को जला लिया। यह वो टॉर्चर है जिसकी गिनती नहीं होती है।
केवल न्यायिक हिरासत और पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों और टॉर्चर की गिनती होती है, बाहर की नहीं। इसी मॉनसून सत्र में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने लोकसभा में सवाल पूछा कि क्या पुलिस कस्टडी में मौत और प्रताड़ना में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 3 अगस्त 2021 को जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार पिछले 3 वर्षों में भारत के अलग अलग हिस्सों में 348 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हुई है और 1189 लोगों के साथ पुलिस हिरासत के दौरान प्रताड़ना हुई है, टॉर्चर। बीजेपी सांसद अर्जुन लाल मीणा के सवाल के जवाब में 27 जुलाई को गृह राज्य मंत्री ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में न्यायिक हिरासत में 5221 मौतें हुई हैं। न्यायिक हिरासत में होने वाली मौतों की संख्या 5000 से अधिक है। जवाबदेही को लेकर पुलिस के भीतर पारदर्शी व्यवस्था नहीं बन पाई। ऊपर से आदेश आता है तो दंगों का मुकदमा हो जाता है, ऊपर से आदेश आता है तो मुकदमा वापस हो जाता है। बड़े पुलिस अफसर बच जाते हैं, सजा होती भी है तो निचले स्तर के पुलिसकर्मियों को। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में सिपाही को जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि हिरासत में हिंसा, यातना और मौत किसी भी सभ्य समाज के लिए चिंता के विषय होने चाहिए। ट्विटर से वीडियो क्लिप लेकर यूएपीए की धाराएं लगाई जा रही हैं। 2016 से 19 के बीच यूएपीए के 2% मामलों में ही सजा हुई, जबकि 2019 में यूएपीए के तहत 1948 लोग गिरफ्तार किए गए। 2015 से 19 के बीच यूएपीए के तहत गिरफ्तारियों में 73% की वृद्धि हुई, सजा 2% मामलों में भी नहीं हुई। गोदी मीडिया और सोशल मीडिया के माहौल के अनुसार एफआईआर हो रही है। जुलाई महीने में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने साफ साफ कहा कि मौलिक अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने के लिए देशद्रोह की धारा 124A का इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद भी इन धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज होने की खबरें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एक दूसरे को फंसाने के लिए इस धारा का इस्तेमाल हो रहा है। यह हमारी पुलिस और जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता और उनका स्तर है। 25 अगस्त को चीफ जस्टिस ने ईडी और सीबीआई को भी नहीं बख्शा। कोर्ट ने इन एजेंसियों से कहा कि सांसद और विधायक के खिलाफ जो मामले हैं उन पर स्टेटस रिपोर्ट दी जाए। इन्होंने जमा नहीं की। कोर्ट को बताना पड़ रहा है कि हलफनामा मांगा गया है और उसकी जगह सूची दी जा रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सीबीआई और ईडी मुकदमों की सुनवाई में देरी कर रही हैं। 15-20 साल से मुकदमे लंबित हैं। ईडी केवल संपत्ति जब्त कर रही है, चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर रही, मामलों को लटकाकर रखती है। पुलिस से लेकर सीबीआई और ईडी सबकी हालत आपके सामने है। जहां चुनाव होते हैं वहां ईडी के छापे शुरू हो जाते हैं। तुरंत ही गोदी मीडिया लगाकर फैसला सुना दिया जाता है। कब तक पुलिस और जांच एजेंसियां इस तरह से बेकसूर लोगों को तबाह करती रहेंगी? इंडियन एक्सप्रेस की गुजरात से आई यह खबर तो शायद ही टीवी स्टूडियो तक कभी पहुंचे। नवसारी के चीखली में सुनील पवार और रवि यादव को गाड़ी चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दोनों ने आत्महत्या कर ली ऐसा बताया गया, जबकि दोनों उस वक्त पुलिस की हिरासत में थे। पुलिस हिरासत में कोई कैसे आत्महत्या कर सकता है? डांग में इसे लेकर बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, मामला आया गया रह गया, सब भूल गए। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से जुड़े 90 से अधिक मामलों को खारिज किया है। एनएसए के जरिए खास धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन डेटा देखेंगे तो इसके निशाने पर वे लोग भी हैं जो सरकार से सवाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर का यह भाषण अंग्रेजी में है, लेकिन इस तकलीफ को भुगतने वाले लोग हिंदी के ही हैं, तो समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। On the other hand, NSA is being added to this. So you have Manipur, so you have Uttar Pradesh, where the Allahabad High Court struck down some 90 orders under NSA. So it's not only these two, but we are going to have NSA also now pretty active to quell dissent and stop people from talking about these kind of things. UP, 119 people have been killed in fake encounters. You know that Thokdo policy. 119 people. Now all of them were trying to run away. All of them were trying to snatch guns from the police.
all of them were deadly criminals? How is that? Has any inquiry been conducted? Or just because the police shoots them, they say, theek hai, they're dreaded criminals, this, that and the other, as a part of that Thokdo policy. सबको सच्चाई पता है, चिंताएं भी जाहिर की जा रही हैं, लेकिन पुलिस सिस्टम के भीतर बैठे कई अफसर लोकतंत्र को खोखला किए जा रहे हैं। अपने घर परिवार समाज में प्रतिष्ठित हैं, किसी को पता नहीं कि दिन भर क्या करके शाम को लौटे हैं। जस्टिस लोकुल का कहना है कि इन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए, बेकसूर लोगों को मुआवजे मिलने चाहिए। How do people, deal with this situation? The only way is accountability. And accountability has to be in two forms. One is financial accountability, where compensation has to be given. And give them sufficient amount of compensation. If you can give Nabi Narayanan 50 lakhs, surely you can give some good amount of compensation to all these people who have been, wrongly arrested, wrongly detained. Why not? And once the courts start telling the police or the prosecution that, listen, you better pay 5 lakhs, 10 lakhs, whatever, I think they'll probably come to their senses. और इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं फैजान मुस्तफा, जो संविधान विशेषज्ञ हैं। फैजान साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इतने वोकल क्यों हैं? पुलिस सिस्टम हो, ईडी हो, सीबीआई हो, नेताओं का सिस्टम हो, ये जो पूरा तंत्र पर कब्जा हो गया है, किसी को वो छोड़ नहीं रहे हैं। रवीश, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जब भारत के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना ने चार्ज लिया था, तब मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि देश उनसे क्या एक्सपेक्ट करता है। और सबसे खास चीज जो मैंने कही थी कि जुडिशरी में, न्यायपालिका में लोगों का विश्वास वापस आए। मैं समझता हूं कि पिछले चंद महीनों में चीफ जस्टिस ने जिस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनसे वो विश्वास बहुत हद तक वापस आने लगा है। देखिए, भारत के लोग बहुत अच्छे हैं। कहते हैं, पुरानी कहावत है, गुड़ ना दे गुड़ जैसी बात ही कर दे। असली असेसमेंट तो सीजेआई का जब उनका टर्म पूरा होगा, किस तरह के जजमेंट्स उन्होंने दिए, किस तरह की बेंचेस उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की, किस तरह के अपॉइंटमेंट्स उन्होंने किए, उसके बाद होगा। उसके लिए तो इंतजार करना होगा अभी 1 और साल का। लेकिन जैसे आप देखें कि इतनी तेजी से 9 जजेस के अपॉइंटमेंट्स क्लियर करा लिए सरकार से, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं लीगल सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, मैं समझता हूं कि वो विश्वास जो मैंने कहा था कि लोगों का इरोड हो रहा है न्यायपालिका में, इल्जाम लग रहे हैं न्यायपालिका में कि सुप्रीम कोर्ट इज बिकमिंग मोर एग्जीक्यूटिव माइंडेड देन द एग्जीक्यूटिव इटसेल्फ। जिस तरह का इल्जाम हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में लग चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, मैं समझता हूं कि जुडिशरी की इमेज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इन बयानों से फिर से इंप्रूव हुई। मेरा दूसरा सवाल है कि क्या कानून का जो राज है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है? किसी को भी किसी भी मामले में फंसा देना और बिना किसी जवाबदेही के बच के निकल जाना। रवीश, किसी भी लीगल सिस्टम के लिए सबसे बड़ा प्रश्न जो होता है वो होता है कि वहां कानून का राज हो, किसी व्यक्ति का, किसी राजा का राज ना हो। इसलिए जो इस्लामिक राष्ट्र हैं, जहां पर बादशाह हैं या शेख हैं, उसको डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर संविधानवाद नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि जब यूएसए में संविधान आ रहा था तो कहा जा रहा था कि वी विल बी गवर्न्ड बाय लॉ नॉट बाय मैन। तो रूल ऑफ लॉ होगा, रूल ऑफ मैन नहीं होगा। और रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ में भी फर्क है। रूल बाय लॉ का मतलब यह कि आप जितना गलत चाहें, डिस्क्रिमिनेटरी, ऑप्रेसिव, अनजस्ट, ह्यूमन राइट्स के विरुद्ध लॉ बना दें, आपको लॉ बनाने का अधिकार है, वो रूल बाय लॉ होगा। रूल बाय लॉ हमें नहीं चाहिए, रूल ऑफ लॉ चाहिए। और मैं क्यों कहीं और डाइसी और किसी और थिंकर की तरफ जाऊं? खुद हमारे चीफ जस्टिस ने पीडी देसाई मेमोरियल लेक्चर देते समय अभी पिछले ही महीने रूल ऑफ लॉ के कुछ फीचर्स बताए थे कि लॉज क्लियर हों और एक्सेसिबल हों, लोगों को समझ में आने चाहिए लॉज।
सिंपल और अनएम्बिगुअस वर्ड्स हों लॉ के। हमने लॉ की भाषा ऐसी बना दी है कि उसको आम लोग समझ नहीं सकते। जिस तरीके से धर्म के ऊपर हमने पुजारियों का और प्रीस्टली क्लास का और उलेमा का कंट्रोल किया है, उसी तरह लॉ भी हमने आम जनता से दूर कर दिया। मैंने लीगल अवेयरनेस के जरिए 3.5 करोड़ लोगों तक लॉ पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश की है। फिर तीसरी चीज चीफ जस्टिस ने कही कि जो पब्लिक के लोग हैं उनको रूल ऑफ लॉ में अधिकार होता है कि वो लॉ के रिफाइनमेंट में और लॉ के बनने में एक रोल अदा करें। ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि चीफ जस्टिस एक और बयान में कह चुके हैं कि संसद जो लॉ बना रही है उनमें क्लैरिटी नहीं है। फार्मर्स लॉ के बनने की प्रोसेस में पार्टिसिपेशन चाहते थे, वो पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। लॉ बनने के बाद उन्होंने कहा कि इस लॉ में ये कमियां हैं, उनको सुना नहीं जा रहा। मैं समझता हूं कि रूल ऑफ लॉ के सिलसिले में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने बातें कही, अगर उनको इंप्लीमेंट किया जाए तो भारत का स्कोर जो ग्लोबल रूल ऑफ लॉ की इंडेक्स में नीचे है वो ऊपर की तरफ जाएगा और हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से कंपीट कर पाएंगे। जी, पर इसी से जुड़ा सवाल है कि पुलिस क्यों गैर जरूरी गिरफ्तारियां करती है? रवीश, पुलिस 2/3 से ज्यादा जो अरेस्ट कर रही है वो गैर जरूरी है। देश के कानून में चेंज हो गया, ज्यादातर केसेस में अब गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। न सिर्फ हम गिरफ्तार कर रहे हैं बल्कि हम ऐसे चार्जेस लगा रहे हैं ताकि जमानत ना मिले। हमारी जेलों में 67% लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। ये जो ओवर क्राउडिंग है जेल्स की, ये हमारी जेल्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये तो जो हमारे यहां से बड़े बड़े जुर्म कर कर इंग्लैंड चले जाएं और उनकी एक्स्ट्राडिशन की पिटीशन सामने आए ब्रिटिश मजिस्ट्रेट के, तो हम उनको दिखाते हैं कि देखिए आर्थर रोड जेल में ऑक्सीजन भी है और पानी भी है और टॉयलेट भी है, लेकिन वो भारत की आम जेलों की रियलिटी नहीं है। मैं ये समझता हूं कि इस बात की शदीद जरूरत है कि हम अपनी पुलिसिंग को इंप्रूव करें, हम अपने पुलिस रिफॉर्म्स करें। जो हमारा पुलिस एक्ट है 1861 का, वो कॉलोनियल पीरियड के लिए बना है। मैं समझता हूं एक डेमोक्रेटिक कंट्री की पुलिसिंग एक इंपीरियलिस्ट पावर जैसी पुलिसिंग करना चाहती है, उससे डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि पुलिसिंग को संवैधानिक मूल्यों पर पूरा उतरना पड़ेगा। इतने साल से पुलिस रिफॉर्म की बात हो रही है, क्या पुलिस कभी भी नेताओं के कंट्रोल से बाहर नहीं आ सकती है? कोई जवाबदेही का सिस्टम बन ही नहीं सकता? ये भी बड़ा जबरदस्त प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उठाया है। पुलिस को दोष दिया है कि जब एक सत्ता में पार्टी होती है तो पुलिस इंडिपेंडेंटली, फियरलेसली, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से, संविधान के हिसाब से काम नहीं करती, बल्कि राजनेताओं के निर्देशों पे काम करती है। जब सत्ता परिवर्तन होता है, दूसरी पार्टी आती है, तो उन पुलिस ऑफिसर्स के विरुद्ध कार्रवाई होती है। छत्तीसगढ़ का मामला है, उनकी पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर का मामला था। चीफ जस्टिस ने बड़ी नाराजगी का इजहार किया है। मैं समझता हूं कि अगर हमको राजनीतिकरण से बचना है पुलिस के, तो पुलिस के ट्रांसफर्स पॉलिटिकल मास्टर्स की विम्स एंड विशेस पर ना हो। मैं समझता हूं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी का डीपॉलिटिसाइजेशन होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को कमिटेड ना हो, बल्कि संविधान को कमिटेड हो। और मैं ये भी बात समझता हूं कि अगर पुलिस पॉलिसी इन्फोर्स ना करे और लॉ करे, धर्मवीर कमीशन था, पुलिस कमीशन, रवीश, धर्मवीर कमीशन ने यह माना था पुलिस इन इंडिया इज ऑर्गेनाइज्ड टू इन्फोर्स पॉलिसी नॉट लॉ। अगर आप लॉ को इन्फोर्स नहीं करेंगे और राजनेताओं के कहने पर आप चलेंगे तो यकीनन आप मुसीबत मोल ले रहे हैं। आए दिन आतंक से जो कानून है, आतंक से निपटने के लिए उन कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। आप वीडियो क्लिप निकालकर, पूरा भाषण जबकि मौजूद है, आप वीडियो क्लिप लेकर आप किसी के ऊपर यूएपीए लगा देते हैं। रवीश, आप तो इस मुद्दे को कई अपने एपिसोड्स में उठा चुके हैं। देखिए, यूपा में
2016 से 2018 तक 3,974 लोग अरेस्ट हुए। 19 साल तक कोई केस लड़ रहा है। 127 लोगों का मामला है सूरत का, और वो फिर इनोसेंट पाए जा रहे हैं। आमिर ने तो पूरी किताब लिख दी, 14 साल किस तरह उसको फ्रेम रखा गया एक आतंकवादी की तरह। यूपी में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के मिसयूज के बारे में तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बार बार बोला है। 120 में से 94 केसेस में क्वैश किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट। 30 केसेस में तो झूठे काउ स्लॉटर के मामलात बनाए गए और उसमें एनएसए लगा दिया गया। इसरो के चीफ नंदी नारायण को आप देख लें, 22 साल तक की स्ट्रगल रही, उसके बाद 50 लाख का कंपनसेशन मिला है। प्रेमपाल का जजमेंट है 2010 का, 1991 से 2007 तक 18 केसेस दिल्ली में उन पर चलाए गए। 15 साल तक हैरेसमेंट हुआ। अदालत ने कहा वो एक जिंदा लाश बन चुका था, और फिर 5.62 लाख का कंपनसेशन दिया। कितने केसेस हैं जिनमें 14 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। मैं समझता हूं कि ये जितने एंटी टेरर लॉज हैं, इनका इस्तेमाल आतंकवादियों से कहीं ज्यादा पॉलिटिकल डिसेंटर्स, सिविल एक्टिविस्ट, ट्रेड यूनियन लीडर्स और अब स्टूडेंट्स के भी खिलाफ हो रहा है। इससे आतंकवाद में कंट्रोल नहीं होगा। जहां कोई वायलेंस नहीं है, वहां आतंकवाद के चार्जेस गलत हैं। अभी आपने देखा कि नताशा नरवाल का और कलिता और आसिफ के केस में दिल्ली हाईकोर्ट का कितना बड़ा बेल पर ऑर्डर आया है। आतंकवाद की परिभाषा क्या है? हम किसी भी केस में सिर्फ बेल डिनाई करने के लिए यूपा के चार्जेस लगा देते हैं। यूपा में हमने अमेंडमेंट कर दिया, अब किसी अदालत के फैसले से पहले सरकार किसी को आतंकवादी घोषित कर सकती है। मैं समझता हूं कि जितने एंटी टेरर लॉज हैं, जिनको ब्लैक लॉज कहा जाता है, ये संविधानवाद के विरुद्ध हैं, ये मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, ये नागरिकों के डेमोक्रेसी में सॉवरेन और संप्रभु होने के लिए जो संविधान शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उनके इंटरेस्ट के विरुद्ध है। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। यूरिया को लेकर मची छटपटाहट के बीच उत्तर प्रदेश के दुद्धी में बृहस्पतिवार को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। एक तरफ जहां यूरिया का संकट किसानों की नींद उड़ाए हुए है, वहीं सुबह से बगैर कुछ खाए पिए किसान समितियों पर घंटों लाइन में लग रहे हैं। सोनभद्र से प्रभात की यह रिपोर्ट देखिए। सोनभद्र के दुद्धी में समितियों के बाहर किसानों की लंबी कतारें रोजाना लग रही हैं। कई तो ऐसे हैं जिन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। महिला किसान दूध पीते बच्चों को लेकर लाइन में खड़ी हैं। सबकी कोशिश है कि किसी तरह यूरिया मिल जाए, लेकिन सबको मिल नहीं पाता है और फिर सुबह से इसी तरह घंटों खड़े रहना पड़ता है। किसानों का कहना है कि धान रोपाई के 15 दिनों बाद यूरिया इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन 40 दिन के बाद भी वो उन्हें नहीं मिला है। किसानों की तादाद ज्यादा है और यूरिया की सप्लाई कम हो रही है। एक केंद्र पर 200 बोरे ही कभी-कभी यूरिया दिए जाते हैं, लेकिन लाइन में हजारों किसान खड़े हैं। यहाँ खाद आती है, कुछ दुकानदार ले जाते हैं, कुछ जनता, एक आदमी कोई 4 बोरा ले जाते हैं, 5 बोरा ले जाते हैं, और जितना गरीब है एक बोरा नहीं मिलता। एक आदमी अभी बोला है सब खाद बिले कर दीजिए, सब पब्लिक दुकान से खरीदेगा। कई किसानों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उर्वरक की कमी आई है। उनका कहना है कि किसान खेतों में मेहनत करने के बजाय इस तरह कतार में खड़े रहने को मजबूर हैं। किसानों के मुताबिक अगर वक्त रहते यूरिया नहीं दिया गया तो धान की फसल बर्बाद हो जाएगी और पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। ये सब लेकर सब समाजवादी व्यवस्था है, मनमाना देते हैं, दूध बोरा ले जाके वहाँ बेचते हैं, सब झारखंड जाता है, चैनपुर तो मकरी तक।
और खाद अभी तक नहीं मिला। 20 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया किलो दुकान से हम लोग ले जाके डाल रहे हैं। हमारे यहाँ खाद नहीं मिलने पा रही है। कनेक्शन धारी लोगों को 10 बोरे, 7 बोरे, 10 बोरे मिल रही है। हमारे किसान, छोटे किसान भाइयों लोगों को 1 बोरा भी नहीं मिलने पा रही है। अधिकारी भी मान रहे हैं कि कम सप्लाई होने की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं। उनका कहना है कि पिछले साल की तुलना में कम यूरिया आने से सभी किसानों को वो नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि हालात ठीक हो जाएंगे। वहीं इस काम में जुटे लोगों को भी काफी मुश्किलें आ रही हैं। परेशानी है, 200 बोरी यूरिया आई है और किसानों की संख्या लगभग यहाँ पे 700। प्रति किसान कम से कम 1 बोरी मांग कर रहे हैं। कैसे बात? तो क्या बाहर से खाद नहीं आ रहा है क्या? ऊपर से खाद नहीं आ रही है, मांग के अनुरूप नहीं मिल पा रही है खाद। यहाँ किसानों के आने की बड़ी वजह यह है कि 266 रुपए में 1 बोरा यूरिया मिल जाता है, जबकि अगर किसान खुले बाजार में खरीदें तो उन्हें 500 रुपए से ज्यादा देना होगा। सोनभद्र से प्रभात की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।